वो हाँफ रहा था और उसके मुंह से थूक बह आया था। पुतली बेबस छटपटा कर रह गई थी। बाबू! टीले के पार एक आवाज उठी थी और बाबू ने चौंक कर उसे छोड़ दिया था। शायद सुल्तान। वो डरी हुई आंखों से पुतली को देखता हुआ वापस हो गया था। पुतली लौट आई थी, उबली हुई। सुल्तान आया। पुतली का मन हुआ था सब कुछ बतला दे, पर चाहकर भी कह नहीं सकी थी वो। सुल्तान उसे गोली मार देगा और गिरोह में फूट। इसी तरह पहले भी कई गिरोह टूट चुके हैं। जब जब किसी गिरोह में आपसी फूट हुई है, तब तब वो मुट्ठी में छूट पड़े गेहूं के दानों की तरह बिखर गया है। उन दिनों बाबू भी तो उसे किस तरह देखने लगा था, बिल्कुल बच्चे की तरह मासूम निगाहों से। एक याचना का भाव रहता था उसकी आंखों में, जैसे कह रहा हो तेरे पांव पड़ता हूं, आगे से कभी ऐसी भूल ना होगी, इस बार माफ कर दे बस। पुतली ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन दया करके गलती कर गई थी शायद पुतली। पुतली ने मोच वाले हिस्से को सहलाया। कभी कभी टीस उठता है। सुल्तान शायद अब भी चला जा रहा होगा, बीहड़ दर बीहड़। अगर उसी दिन सुल्तान से कह दिया होता तो बाबू की आंखें शायद होती ही नहीं, हर क्षण बदलने वाली दगाबाज आंखें। पुतली ने दया की और बाबू समझा था शायद पुतली उसे चाहती है, और फिर बदल गई उसकी आंखें। बच्चे वाली मासूमियत गुम। कमीना कहीं का कैसे देख रहा है। पुतली ने राइफल पर उंगलियां पुनः कस दी। हथेली राइफल पर पसीज गई थी। देखता है तो देखता रहे, क्या कर सकता है। पुतली ने निश्चय कर लिया, अगर बाबू उसके नजदीक आने की कोशिश करेगा किसी भी बहाने, तो तुरंत निशाना लगा देगी, धाएं। पर सब कुछ सोच लेने के बावजूद पुतली राइफल नहीं उठा सकी। बाबू सामने आ खड़ा हुआ, उसी तरह जिस तरह उस दिन नहाते वक्त। क्या है? पुतली ने पूछा। कुछ नहीं, बाबू ने उत्तर दिया, सिर्फ तुझे देखने के लिए खड़ा हूं। जैसे तैसे रात ढल रही है, तू और हसीन होती जा रही है। भगवान कसम, तेरी ये सूरजमुखी जवानी। क्या बकता है? पुतली ने राइफल उठा ली। बाबू शरारत से मुस्कुराया, ऐसा मत करना, गोली बाहर वालों के लिए होती है, अपनों के लिए नहीं। सुल्तान ठाकुर तुझे चीर डालेगा। मैं तुझ पर एक बार रहम खा गई थी, पर इस बार भी तुझे मुझ पर रहम खाना पड़ेगा। बाबू का स्वर कुछ तीखा हुआ। तन्नू की जिंदगी के नाम पर। पुतली समझी नहीं। तन्नो? इसे उससे क्या लेना देना है? बाबू ने बात साफ की। तन्नो अब असगरी के पास नहीं है, वो मेरे आदमी के हाथ में है, धौलपुर में। मुझे कोई नुकसान पहुंचा और तन्नू की जिंदगी खत्म। बोल, अब क्या कहना है? पुतली का सारा क्रोध हवा हो गया। बाबू ने उसे बांध लिया है। राइफल पर कसा हाथ ढीला हो गया। हथेली फिर पसीज गई है। मैं तो ये नहीं समझ पाता, पुतली बाई की सुल्तान सिंह में ही कौन से लाल जड़े हुए हैं। बाबू ने आगे बढ़कर पुतली के हाथ में थमी राइफल एक झटके के साथ छीनकर अपने कब्जे में कर ली, और पुतली निरुपाय बैठी रही, सिर्फ ये कहकर कि तू कमीना है। बाबू उसके नजदीक झुकाया और पुतली बैठी हुई थी एक पुतले की तरह। अवश्य तन्नों ने एक डोर बनकर पुतली को बांध लिया है, और बाबू बंधी हुई पुतली के साथ मनचाहा खेल खेल सकता है। बाबू ने उसे बाजुओं में भर लिया, सीने से लगाकर जोर से भींचा, और पुतली बिना कुछ कहे सुने उसके हाथों में एक खिलौने की तरह हिलती डुलती रही। सुल्तान अब भी चला जा रहा होगा, बीहड़ दर बीहड़। उसे क्या मालूम कि तन्नो एक नागपाश की तरह पुतली को बांधे है। पुतली चाहेगी भी तो कुछ नहीं कह सकेगी। कुछ दिनों तक दूर दूर गांव में ये समाचार फैला रहा कि सुल्तान सिंह के गिरोह में मर्दाने कपड़े पहने हुए एक औरत भी है। बाद में इस समाचार की पुष्टि पुलिस ने भी कर दी। वो औरत पुतली ही है, और थोड़े समय में ही बीहड़ों के थानों और पुलिस चौकियों में इस आशय की अनेक रिपोर्टें दर्ज हो गईं कि पुतली डाके की घटनाओं और पुलिस के मुकाबलों में सक्रिय भाग लेती है। सुनने वाले हैरान रह जाते। बीहड़ों के इतिहास में ये पहला मौका था जब कोई सुंदर स्त्री कत्ल और डाकेबाजी के मामलों में आ जुड़ी थी। श्यामराव ने कल्पना तक न की थी कि पुतली इस तरह बदल जाएगी। उस दिन थाने में जैसे ही श्यामराव ने उसका नाजुक शरीर छुआ था, पुतली बोली थी, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगी। इधर हाल में सज्जरी के पास एक डाके के सिलसिले में वो पहुंची थी और सरेआम ये घोषणा कर गई थी, मुझे श्यामराव से निपटना है। उसे कुत्ते की मौत न मारा तो पुतली नाम नहीं। समाचार श्यामराव तक आया। सिहर उठा। दिमाग की परतों में पुतली से जुड़ी हुई एक याद करीब करीब दब चुकी थी, अब एकाएक ही उभर आई। कामकाज में उसका मन न लगता
और रात को सोते समय कई कई बार चौंक उठता। लगता पुतली राइफल ताने सामने खड़ी हुई है, बिल्कुल सिर पर। उसकी आंखों में एक हिस्स भाव तराया है और एक गाली श्यामराव के चेहरे पर थूक कर वो राइफल से निशाना साधती है। नींद खुल जाती श्यामराव की और फिर देर तक पलक न लगते। उसने हेडक्वार्टर पर दरख्वास्त भेजी, मेरी तबीयत खराब चल रही है, स्थानांतर कर दिया जाए। सुल्तान के गिरोह की गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं और इन गतिविधियों से जुड़े हुए समाचारों में पुतली की नृशंसता के ऐसे ऐसे टुकड़े सुनने को मिलते कि लोग कांप उठते। विश्वास न होता था, क्या ये वही पुतली है जिसके घुंघरू हजारों कानों में चाशनी टपकाया करते थे? वे नाजुक हाथ जो पुतली के मंच पर थिरकते समय देखने वालों को कैद कर लेते थे, कैसे हत्या कर पाते होंगे? पर थोड़े ही दिनों में विश्वास करना पड़ा। एक नई खबर मिली थी। डाकी जनी की एक ताज़ी वारदात में पुतली ने क्रूरता का वो उदाहरण पेश किया जिसकी बीहड़ों में मिसाल नहीं थी। जिस घर में डाका पड़ा था वहाँ की औरतों की उंगलियां पुतली ने काट डाली थीं, सिर्फ इसलिए कि वे औरतें हीरों की बेशकीमती अंगूठियां पहने हुई थीं। श्यामराव गांव में देखा जाता और देखने वालों के दिमाग में पुतली की तस्वीर उभर आती। यही है जिसे पुतली ने खुला चैलेंज दिया है। श्यामराव के चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी और हर क्षण वो शंकित रहने लगा। स्थानांतर की दरख्वास्त का कुछ ही दिनों में उत्तर आ गया, विचार किया जाएगा। श्यामराव ने बहुत दौड़ धूप की, जिला अधिकारियों से मिला, नेताओं से भेंट की, बहुत कुछ कहा सुना, पर कुछ भी नहीं हो सका। कुछ दिनों की छुट्टी भी मांगी उसने, पर हेडक्वार्टर से निर्देश आए, फिलहाल संभव नहीं है। लाचार होकर उसने अपनी ओर से यथासंभव सावधानी बरतनी प्रारंभ कर दी। दबिश का मौका आता तो वो किसी न किसी तरह कतरा जाया करता। वारदातों की जांच पड़ताल के लिए छोटे थानेदार को भेजा जाता। दिन डूबते ही थाने पर दीवान जी काम संभालते और श्यामराव क्वार्टर में आ समाता। उसके कमरे में हमेशा भरी हुई बंदूक टंगी रहती थी और सोते समय रिवॉल्वर सिरहाने रहता। खांसने की आवाज़ होने पर भी वो चौकन्ना होकर रिवॉल्वर संभाल लेता। एक नए शंकर सिंह को जन्म दे दिया था पुतली ने। वे ही बेरोशन आंखें, उतरा हुआ चेहरा, हर आवाज़ के साथ बेकाबू हो जाने वाली सांसें और जिंदगी के हर उजाले को ढकता हुआ मौत का अंधेरा। इस तरह की सावधानी के बावजूद श्यामराव के सामने एक उलझन थी। सज्जरी और नौझरी दोनों ही गांव एक थाने के अंतर्गत हैं। दरोगा पर अनिवार्य बंधन था कि वो दोनों गांवों के थानों पर दौरा करता रहे। इस दौरे से कैसे बचा जा सकता है? हर थाने पर रखे रोज नामचे में सर्किल इंस्पेक्टर के दौरे की रिपोर्ट दर्ज होती है। उसने बहुत सोच समझकर निर्णय ले लिया कि हर दौरा दोपहर के वक्त ही हुआ करेगा। ऐसे हर दौरे में वो कुछ एक सिपाही हमेशा अपने साथ रखा करेगा। उस दिन वो बड़ी सावधानी से ऐसे ही एक दौरे पर निकला। एक दिन पहले समाचार मिला था, नौजरी गांव में मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, और श्यामराव लाचार हो गया था कि समाचार मिलते ही नौजरी की ओर चल पड़े। दिन अभी नहीं डूबा था, बीहड़ों के टीले धूप में चमक रहे थे। श्यामराव ने एक गार्ड अपने साथ लिया और नौजरी की ओर रवाना हो गया। पर पुलिस टोली अभी कुछ ही दूर पहुंची होगी कि एक दरार से गुजरते समय अचानक ही दो तरफ से फायरिंग होने लगी। लौटो, कवर लो, श्यामराव चिल्लाया और सिपाही चित्रा कर इधर उधर भागने लगे। गोलियां दो दिशाओं से बरस रही थीं और इन बीहड़ों में दूर तक छिपाव के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता था। सिपाही मुकाबला करना तो दूर रहा, राइफलें छोड़कर पागलों की तरह जिधर रास्ता मिला भागने लगे। श्यामराव एक छोटे से टीले की ओट में दुबक कर रह गया। घबराहट में उसकी राइफल भी छूट गई थी। उसने रिवॉल्वर निकालकर निशाना लगाना चाहा था, पर गोलियों की ये बाढ़ और एक आदमी, कोई सिपाही जवाब नहीं दे पा रहा है। उसने सामने देखा, दो सिपाही गोलियों से छिदे दरार में पड़े थे। अब कुल 3 सिपाही हैं और श्यामराव, मुकाबला नहीं किया जा सकता। मोर्चे के लिए भी उपयुक्त स्थिति नहीं है। अब श्यामराव ने क्षण भर में निर्णय ले लिया। संपूर्ण शक्ति से चीखा, गोलियां बंद करो, हम हथियार फेंक रहे हैं, गोलियां बंद करो। फिर उसने उसी तरह चीख कर बाकी 3 सिपाहियों को आदेश दिए, हथियार डाल दो, हथियार डाल दो। गोलियां बंद हो गई। श्यामराव हाँफने लगा था। उसने देखा तीनों सिपाहियों की राइफलें दरार के चौड़े हिस्से में आ गिरी हैं। उसने भी अपना रिवॉल्वर एक झटके के साथ उसी ओर फेंक दिया। कुछ देर चुप्पी रही। श्यामराव दाएं बाएं सिर उठाकर बीहड़ों की ऊंचाइयों की ओर देखता रहा। गिरोह है, मगर किसका? सुल्तान सिंह, लाखन, या? एक और कुछ परछाइयां उभरीं और स्पष्ट होने लगीं। सुल्तान सिंह। श्यामराव का दिल बैठने लगा। पुतली भी
जरूर होगी। घबराहट में वो ओट से फिसल पड़ा और लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा, एकदम सामने। बाहर आ जाओ, सब बाहर आ जाओ, सुल्तान चिल्लाया और कांपते हुए तीनों सिपाही दरार में ठीक सामने आ खड़े हुए। उन्होंने हाथ आसमान की ओर उठा रखे थे और उनके हथियार दूर धरती पर पड़े हुए थे। श्यामराव भी धूल धूसरित उठकर उसी तरह खड़ा हो गया। सभी चेहरे स्पष्ट हो गए। वे घोड़ों पर सवार थे। श्यामराव ने कांपते हुए देखा कि एक घोड़े पर पुतली भी सवार है। कुछ लोग फुर्ती से उतरे और उन्होंने सिपाहियों की धरती में पड़ी राइफलें बटोर ली। सुल्तान मुस्कुराता हुआ घोड़े से उतरा। दरोगा जी हैं, उसने कहा कि फिर वो पुतली की ओर मुड़ा। ले, तेरा बैरी सामने खड़ा है, कर ले हिसाब साफ। श्यामराव ने हाथ जोड़ दिए। घिया उठा, मुझे माफ कर दो पुतली बाई। पुतली ने राइफल संभाली, कंधे से सरकने लगी थी और डर से श्यामराव चीख उठा, नहीं नहीं, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूं, मैं तेरा बच्चा हूं, मुझे। पुतली ने गिरोह के एक डाकू को आदेश दिया, इसके पैर घोड़े से बांध दे। उसने घोड़े की गर्दन के पास जीन से लटकी रस्सी निकालकर उस डाकू की ओर फेंक दी। नहीं नहीं, श्यामराव चीखा, पर व्यर्थ। गिरोह के कुछ लोग आदेश के साथ ही दौड़कर उसे बांधने लगे। बहुत हाथ पैर फेंके उसने, पर हर प्रयत्न बेकार रहा। थोड़ी सी देर में श्यामराव घोड़े के पैरों से बंधा छटपटा रहा था। सभी लोग अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। सिपाही निरुपाय खड़े भयातुर सब कुछ देखते रहे। सुल्तान ने उनसे कहा, घबराओ मत, तुमसे हमें कुछ भी नहीं लेना देना। तुम तो सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे दरोगा जी के कर्मों का फल उनके सामने कैसे आता है। फिर वो अपने साथियों की ओर मुड़ा। चलो। कुछ पैर जीनों पर थपके, लगामें ढीली हुई और घोड़े दौड़ उठे। सिपाहियों ने देखा कि चीत्कार करता हुआ श्यामराव का शरीर इधर उधर उछलता गिरता बिहड़ी दरार में उड़ती धूल में गायब हो गया। बाबू दगाबाज है। पुतली के मुंह पर यह शिकायत आते आते ठहर गई है। जब जब उसने कुछ कहना चाहा है, तन्नों का मासूम चेहरा दिमाग की तहों से उतरता हुआ होठों पर आ चिपकता है, एक ताले की तरह, और पुतली कभी कुछ नहीं कह पाती। लगता है भीतर ही भीतर कोई चीज़ किसी फोड़े के मवाद की तरह दिल की तहों पर रिस रही है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये मवाद छोटे छोटे कई फोड़े पैदा कर रहा है, छूत से फैलने वाले जहरीले फोड़ों की तरह। श्यामराव पहला आदमी था जो एक फोड़े की तरह उसके मन में फूट पड़ा था। फिर वो छोटा थानेदार, और फिर वे दोनों कई कई बार, और अब बाबू। पहले वो अवश थी। उसने पूरी कोशिश की थी छूटने की, पर श्यामराव फोड़े के जहरीले मवाद की तरह ज़बरदस्ती उसे छू गया था। उसके बावजूद पुतली ने स्वयं को कभी अपराधी नहीं महसूस किया। क्यों करे? उसने अपनी स्वीकृति से सुल्तान के साथ कभी कोई छल नहीं किया है। पर यह बाबू पुतली के फोड़ों में जैसे पीऊ काटने लगती है। उसे लगता है अपराध उसी ने किया है, बाबू के सामने आत्मसमर्पण कर। पर उस आत्मसमर्पण में लाचारी थी। तन्नों की जिंदगी बंधी हुई थी उससे। नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। यदि पुतली चाहती तो बचाव कर सकती थी। वो क्यों डरी तन्नों के नाम से? तन्नों को कुछ हो जाता तो? और अब भी क्या पता उसे कुछ हो गया हो तो? पुतली के सामने तो है नहीं तन्नों। अगर होती भी तो क्या पुतली को बाबू की धमकी पर इस तरह आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था? निजी तर्क वितर्क के बावजूद पुतली ये नहीं मान पा रही है कि वो दोषी नहीं है। उस दिन वो बड़ी कठिनाई से खुद को रोक पाई थी। भीतर से सब कुछ उबलकर गले में अटका हुआ था, और सब कुछ घट चुकने के बाद पुतली को एक आवेश ने घेर लिया था। भले ही तन्नों को कुछ हो जाए, वो सुल्तान से कह देगी अभी। बिहड़ लांघता हुआ सुल्तान लौटा था, उसी मुहिम से, शंकर सिंह को मारने की मुहिम। गुफा के द्वार पर वो आकर रुका और पुतली तुरंत उसके सामने जा खड़ी हुई। उसने एक नज़र बाबू को देखा। वो गिरोह के अन्य लोगों से बातचीत करने लगा था। बीच बीच में पुतली की ओर चोर नज़रों से भी देख लेता था। बाबू आश्वस्त है, पुतली कुछ नहीं कह सकती। कहेगी कैसे? मूर्ख कहीं का। पुतली ने उसके नाम एक गाली सोची और फिर कह देना चाहा था, ये बाबू, पर कैसे कहे? सुल्तान सिंह उदास था, थका हुआ, ठीक उसी दिन की तरह जब वो हजारी को साथ लेकर गया था। शायद इस बार भी शंकर सिंह बच गया है। और पुतली ने खुद को रोक लिया। उसने सुल्तान के कंधे से टंगी हुई केतली उतार ली थी। सुल्तान ने कारतूस पेटी उतारकर उसके हाथों में दे दी और पसीना पोंछता हुआ थकान से चूर धरती पर बैठा रहा। पुतली कुछ नहीं बोली।
वो जानती है सुल्तान जलन पी रहा है, कब से पी रहा है और हर बार कुएं पर पहुंचकर इसी तरह प्यासा लौट आया है। उसने पूछा था, पानी लाऊं? ले आ, सुल्तान ने टूटी सी आवाज में कहा था और पुतली भीतर चली आई थी। सोचा था कुछ थकान मिटा ले, फिर सुल्तान से कह देगी। बाबू बिल्कुल निश्चिंत है। पुतली ने देखा वो डाकुओं से गपशप कर रहा है। ये समझ रहा है कि पुतली नहीं बोल सकती। इसे तो तब पता लगेगा जब थोड़ी ही देर में ये मिट्टी में आ गिरेगा, खून से सना हुआ। पानी पीकर सुल्तान ने कहा था, इस बार फिर सब बेकार हो गया, मन की मन में ही रह गई। उसने एक गहरी सांस खींच ली थी। उसकी तकदीर अच्छी है, हर बार बच जाता है, पर इस तरह कब तक? नहीं नहीं, तू कुछ और ही समझ रही है, सुल्तान बोला। शंकर सिंह तो मर गया। फिर? पुतली हैरान हुई। तब ये उदासी? फिर कुछ नहीं, सुल्तान जैसे और टूट गया। शंकर सिंह मर गया, पर मेरी गोली से नहीं। तब किसकी गोली पड़ी उसे? किसी की नहीं, वो अपनी मौत मरा, बीमारी से। सुल्तान बताने लगा, मैं गांव में पहुंचा ही था कि मालूम हुआ शंकर सिंह मर गया। मेरे पहुंचने से सिर्फ एक दिन पहले। वो बहुत बीमार था। चलो ठीक हुआ, पुतली बोली, और सुल्तान ने बेचैनी से सिर हिलाते हुए कहा था, नहीं पुतली, सब गलत हुआ। भगवान ने भी जिंदगी भर मुझे धोखे दिए हैं। उसने मेरा वचन तोड़वा दिया, शंकर सिंह को मेरी गोली से नहीं मरने दिया। पुतली क्या कहे, कितनी गहरी आग। पुतली तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि सुल्तान कैसी जलन बर्दाश्त करता आ रहा था। अब वो जलन स्थायी होकर रह गई है। तू नहीं जानती पुतली, मैं कितना अभागा हूँ। सुल्तान की आवाज़ रुलाई की स्थिति तक भर आई थी। इस दुश्मन ने मुझसे मेरा बाप छीन लिया था, फिर बाबा, फिर मेरा सुख चैन, और मेरी तकदीर ने जिंदा बैठी माँ छुड़वा दी। और अब वो शंकर सिंह धोखा दे गया, ऐसा धोखा जिसका कोई इलाज नहीं है। और पुतली अपनी बात नहीं कह सकी थी। कैसे कहती? सुल्तान जिस घुटन में घुट रहा है, क्या उसे और बढ़ा दे वो? पुतली चुपचाप भीतर चली गई थी। जाते समय देखा था उसने, बाबू उसी खास ढंग से उसे देख रहा था। फिर कई बार कहना चाहा था उसने, पर किसी बार भी नहीं कह पाई। सुल्तान उस दिन के बाद से उसी तरह घुट रहा है। शंकर सिंह नहीं मरा। सुल्तान का एक खिलौना टूट गया है जिसे वो मौत की हद तक प्यार करता था। इस तरह की जिंदा रहे तो उसके अधिकार में, और टूटे तो भी उसी के हाथ से। मगर वो अपने आप टूट गया। सुल्तान को लगता है जिस खेल के लिए जी रहा था वो मिट गया है, और अब सुल्तान निरर्थक की जिंदगी का बोझ ढो रहा है। पुतली उसकी ये पीड़ा अनुभव करती ही जा रही है। उसका अपना रहस्य भीतर ही भीतर मन में छूत के फोड़े वाली पीव की तरह रिश्ता रिश्ता सारे शरीर को गलाए दे रहा है, फोड़ों से भरे दे रहा है। जिस हालत में सुल्तान है उसमें शायद पुतली उससे कभी कुछ नहीं कह पाएगी, और पीव भीतर ही भीतर रिश्ती और काटती रहेगी। काट रही है, न जाने कब तक काटती रहेगी, शायद जिंदगी भर। तब भी जब बाबू मर जाएगा। वो नहीं कह सकी। जब जब कहना चाहा, सुल्तान सिंह शायद तैयार नहीं हुआ सुनने के लिए। सुल्तान उदास रहता है पिछले कुछ दिनों से, जैसे कोई फोड़ा उसके भीतर भी है, और उसका दर्द शरीर के हर अंग और जिंदगी पर छा गया है। काफ़ी समय से गिरोह की हलचलें खामोश हो गई हैं। साथ ही आश्चर्य व्यक्त करते, सुल्तान सिंह को क्या हो गया है। जब जब कोई नया कार्यक्रम सामने रखा जाता है, वो उसकी ओर से उपेक्षा दर्शा देता है। अगर यही स्थिति है तो हमारे बागी होने का अर्थ ही क्या रहा। आश्चर्य असंतोष में बदलने लगा था। सुल्तान सिंह से कहना पड़ेगा, औरतों की तरह पर्दे में बंद हो गए हैं हम लोग। पुतली भी महसूस करती है कि कुछ गलत हो रहा है, पर सुल्तान से कहे कौन। उससे कहने का मतलब होगा उसका फोड़ा कुरेदना, और किसी का फोड़ा कुरेदा जाए तो वो चीख पड़ता है। पर कहने के लिए पुतली लाचार हो गई। वो देख रही है गिरोह में असंतोष पैदा हो रहा है, और हर असंतोष विद्रोह की एक ऐसी चिंगारी बन जाता है जो एक न एक दिन लपट का रूप ले लेती है। उस दिन बाबू ने प्रोग्राम रखा। खबर मिल गई है मुढेरी में अग्रवाल सेठ के यहाँ इन 10-5 दिनों में ही डाका डाला जा सकता है। तुम कहो तो तैयारी हो जाए। सुल्तान ने हमेशा की तरह उपेक्षा दिखाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आगे कभी सोच लेंगे। पास ही खड़ी थी पुतली। यही मौका है सुल्तान को समझाने का। कहने लगी, तुम्हें न जाने क्या हो गया है ठाकुर। 20 प्रोग्राम बिगड़ चुके हैं, और तुम हो कि हर अच्छा मौका छोड़ते जा रहे हो। इस तरह तो सारे गिरोह में ठंडक आ जाएगी। पुतली ने कहा, और गिरोह वालों ने अपनी अपनी बात कहनी शुरू कर दी। हर आदमी की राय थी। इस बार अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए।
सुल्तान को मानना पड़ा। वे दूसरे दिन ही चल पड़े भर दोपहर। मुढेरी के नज़दीक पहुंचते पहुंचते शाम हो आई थी। अभी अभी एक राहगीर ने खबर दी थी, पूर्व दिशा में उसने पुलिस की एक टुकड़ी जाती हुई देखी है। सुल्तान ने रास्ता बदल दिया था। इस नए रास्ते से 2 मील का चक्कर पड़ जाता है, पर किया भी क्या जा सकता है। सांझ झुकी, सूरज पश्चिम के आकाश का आंचल उड़ने लगा। गिरोह अब भी चला जा रहा था। सुल्तान ने कहा, 10 बजे हम लोगों को मुढेरी में होना चाहिए। कदम तेज हो गए। लगातार चलते रहने के कारण उतनी फुर्ती नहीं रही है। टखने दर्द कर आए हैं और लगता है कमर धड़ से कहीं अलग हो गई है। आसमान पर पीली तपते हुए सोने जैसी रोशनी फैल गई थी और पराजित सूर्य भगोड़े सैनिक की तरह एक और दुबका चला जा रहा था। सुल्तान ने लगभग दौड़ती चाल में आगे आगे चलते हुए मुड़कर पुतली को देखा। बहुत धीमी चल रही है तू। पुतली फुर्ती से उसके सामने आ गई और कोशिश करने लगी कि बराबर उसके साथ साथ चलती जाए। बीहड़ के चढ़ाव को पार कर जब वे उतार पर उतरने लगे तो सुल्तान ने पुतली को हिदायत दी, संभल कर, मुझे लगता है इस तरफ पानी गिर चुका है। पुतली ने कदम संभाल संभाल कर रखने शुरू कर दिए। कभी कभी उसे सुल्तान पर खींच आती है। हमेशा वैसी ही बात करता है जो सिर्फ औरतों के लिए सुरक्षित समझी जाती है। ये व्यवहार उसे नहीं रुचता। वो निशाना अचूक लगाने लगी है। कई डाकों में सुल्तान के साथ रही है, कत्ल किए हैं और मर्दों की तरह चुस्त पैंट कमीज पहने हुए है। धाएं धाएं, सुल्तान चिल्लाया, लौटो, कवर लो, जल्दी जल्दी। धाएं धाएं धाएं, कवर लो। जिधर जगह मिली गिरोह के लोग दुबकने लगे। उन्होंने फुर्ती से अपनी अपनी राइफलें निशाने के लिए तैयार की। सुल्तान ने लपक कर पुतली का हाथ पकड़ा और लगभग खींचता हुआ एक ओर दौड़ा। वो चीखता जा रहा था, धरती पर लेट जाओ जल्दी। वो पुलिस के नाम गालियां भी बक रहा था।